दोस्तों आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां आज हम बात करने वाले हैं चाइना और इंडिया के अर्बनाइजेशन के ऊपर में। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के रिस्पेक्ट में। देखो, इंडिया और चाइना दोनों ही ये दो बड़े पॉपुलस कंट्री हैं दुनिया के, और 2025 के हिसाब से चाइना की जो अर्बनाइजेशन रेट है वो अराउंड 70% के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली। और ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है विच इज एक्चुअली ड्रिवन बाई डिकेड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लेकिन यही चीज जब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं, स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू अर्बनाइजेशन, तो ये अराउंड 37% के आसपास है, विच इज नियरली हाफ ऑफ द रेट ऑफ चाइनाज। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोसेस रहा है ये काफी स्लो रहा है एंड लेस कोऑर्डिनेटेड रहा है। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि चाइना काफी रैपिडली अपने अर्बन डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाया है, लेकिन इंडिया, आई मीन व्हाई इंडिया हैज not experienced the same level of urbanization. So many things to understand in this lecture, but before that I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Now as we are discussing in this lecture about urbanization, right? हम urbanization के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं दो कंट्रीज को, दैट इज इंडिया एंड चाइना। ओके, लेकिन कंपैरिजन करना यहां डायरेक्टली इसलिए भी ठीक नहीं है बिकॉज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी डिफरेंट, द इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट व्हेन वी से चाइना एंड इंडिया, राइट। तो खास करके कई बार हम ये कहते हैं कि चाइना इज एक्चुअली, स्पेसिफिकली चाइनीज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली correspond to the definition of communism. It is very close, right? Now what is a communism? If you don't know, let me give you a brief idea about communism here, right? See, communism is a system in which the state actually they owns, right? They owns the means of production and they decide like what, how, for whom and how much is produced. Okay, so normally there are no private properties here or individual initiatives to decide what to consume or to resolve these questions actually. Now the state is solely responsible in this case. State ही यहाँ responsible रहता है, okay? और कहीं ना कहीं access to consumer product is also determined by the need of each individual. So that's why there are not much differences in terms of standard of living nor social classes. तो ये सारी चीजें तो हैं यहाँ पर, right? Again, लेकिन ये जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट हम बात करें, कोर कम्युनिज्म, चाइना उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि जिस तरीके से एज सच इनकी, जब आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हो और प्रेजेंटली जो आप चाइना को देखते हो, सिंस 1949 काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज भी आया है। इनिशियली चाइना आप कह सकते थे कि काफी ड्रिवन था कम्युनिज्म की तरफ, खास करके माओ जेडोंग के टाइम पे, राइट। 1949 के बाद में हमने देखा था कि उनके लीडरशिप के अंदर पे हम क्या देखते थे, दैट एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज काफी ज्यादा कलेक्टिवाइज थी उस वक्त में। स्टेट एक्चुअली आप कह सकते थे कहीं ना कहीं पूरी जो कंट्री लैंड है या फिर प्रैक्टिकली पूरा इंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो स्टेट के कंट्रोल पे रहता था। मार्केट फ्री था ही नहीं, राइट, मार्केट पूरा क्लोज्ड कहीं ना कहीं था। तो ये सारा प्रॉब्लम तो था, लेकिन 1978 में हम क्या देखते हैं, आफ्टर डेन जाओपिंग चीजें बदल गई, राइट। तब हम वहां पर क्या देखते हैं, चाइना बिगिन टू क्रिएट एम्पल स्पेस फॉर प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा आने लगे। तो वो जो मतलब आइडियोलॉजिकल प्यूरिज्म था ना, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द सर्च फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिजल्ट एक्चुअली। एंड दैट्स वाई अभी हम जो चीजें देख रहे हैं ये काफी अलग है पहले के रिस्पेक्ट में, और इसने एक्चुअली चाइना को बहुत ज्यादा ड्राइव किया है टुवर्ड्स द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी रैपिडली हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पर भी बहुत ज्यादा काम किया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन बाय अर्बनाइजेशन? एज अ लेमैन हम क्या समझ सकते हैं अर्बनाइजेशन से, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है वेयर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हैपेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी रैपिडली आपको दिखता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिटी डेवलपमेंट है, सच टाउन का डेवलपमेंट है, वो काफ़ी रैपिडली होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंसन होता है काफ़ी तेज़ी से, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस विद इन दी अर्बन एनवायरनमेंट, जैसे लाइफस्टाइल का बदलाव होना, राइट। ये सब कुछ काफ़ी कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो अर्बनाइजेशन का रेट है, जब हम चाइना और इंडिया का कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर साफ दिखता है कि किस तरीके से चाइना ने एक्चुअली काम किया है।
जो कि हम सीख सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कई फैक्टर्स डिपेंड करता है, जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे और भी डिटेल में। देखो, चाइना का अर्बनाइजेशन रेट 17.9% था अबाउट 1978 में। मतलब ये हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा आफ्टर यू कैन से डेन जाओपिंग। ओके, डेन जाओपिंग के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ट्रांजिशन देखने को मिलता है, और उसी का नतीजा रहता है कि अराउंड 55.1% हो जाता है, मतलब 55% के आसपास का अचीवमेंट हो जाता है 2015 तक। और करेंटली हमने क्या डिस्कस किया है कि अराउंड 60%, राइट, 60 to 70% के आसपास में हमको यहाँ पर दिख रहा है अर्बनाइजेशन रेट, राइट। तो ये हमें एक बड़ा आप ऐसा कह सकते हो कि मैसिव अर्बनाइजेशन का प्रोसेस दिखता है चाइना में। अब इसके अलावा क्या है कि ये सारा कुछ जो अचीव किया है चाइना ने, इसके पीछे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, इसके पीछे ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, तभी हो पाया है, राइट। वरना ये पॉसिबल नहीं था, इन्होंने फोकस किया है, राइट। आगे क्या है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ में, तो हमारा जो अर्बनाइजेशन रेट है दैट इज अराउंड 32%, राइट। एंड इन सम सोर्सेज अराउंड आप ऐसा समझ सकते हो कि 32 से लेकर 35% के बीच में रहने वाला है बाई 2026। तो ये हमें दर्शाता है कि किस तरीके से हमें और काम करने की जरूरत है अभी। ओके, सो दैट्स वाई हालांकि बोथ नेशन हेयर दे फेस प्रेशर्स ऑन लैंड यूज, हाउसिंग एंड द इन्वायरमेंट, बट देयर अप्रोचेस डिफर्स। क्योंकि अप्रोच अलग है, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जो फोकसेस हैं एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि किस हिसाब से चीज़ें ड्रिवन करेंगी। और उसी का नतीजा है कि अर्बनाइजेशन जो रेट है ये चाइना का बहुत ज़्यादा है। अगेन, इसके पीछे जो की फैक्टर्स है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट वेर द ड्राइवर्स ऑफ चाइनाज रैपिड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, कि आखिर चाइना का जो ये रैपिड अर्बन डेवलपमेंट हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, ड्राइवर्स क्या है, फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहां पर एक बड़ा कारण है गवर्नमेंट लेड अर्बनाइजेशन स्ट्रैटेजीज। देखो, यहां पर देन जाओपिंग की जो फिलॉसफी है, वो अगर हम यहां पर एक कोटेशन जो वो कहा करते थे, देखो उनका ये कहना था कि डजंट मैटर इफ द कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। तो दैट्स वाई यहां पर दिखता है कि चाइना की स्पेसिफिकली जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट रही है, देखो उनका कहना था कि क्लियरली हमारा जो अप्रोच है वो क्लियर रहने वाला है कि हम अपने सिटीज को डेवलप करने वाले हैं, राइट, बहुत रैपिडली डेवलप करने वाले हैं। अब जिससे क्या हुआ है एक्चुअली कि आज इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका जो इंजन है, हम सबको पता है कि जिस तरीके से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, जिस तरीके से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर में काम किया है, तो ये एक तरीके से इनकी सिटीज ना एक सोर्स ऑफ इंजन है, एक इंजन है जो ड्राइव कर रही है इस इकोनॉमिक ग्रोथ को, इस डेवलपमेंट प्रोसेस को। सो दैट्स वाई यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है इस अर्बनाइजेशन में और इनकी जो स्ट्रैटेजीज रही है, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मायने रखती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली द टॉप डाउन अप्रोच दैट एक्चुअली वर्कड अ लॉट इन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ चाइना बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। Now this we have already discussed in the initial part of the lecture कि किस तरीके से डेन जाओपिंग ने चीज़ों को शिफ्ट किया, राइट। जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी ये बना धीरे धीरे करके, इसने कहीं ना कहीं रैपिडली प्रमोट किया उस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को, एंड दैट क्रिएटेड मिलियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन अर्बन एरियाज। इसकी वजह से माइग्रेंट जो हैं, जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वो आए कहीं ना कहीं और। एंड द फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, अगेन वी नो दैट चाइना जिस तरीके से एक्सपोर्ट करता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्राइव करता है इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। एंड इवन इस तरीके से इनकी जब हम विद रिस्पेक्ट टू मतलब इनका जो ऐसा स्टैंस रहता है, फॉरेन अफेयर्स रहता है, आज के वक्त में जिस तरीके से ये न्यू इंपीरियलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, अगेन दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट एंड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इससे ये दिखता है कि किस तरीके से ये रैपिडली सिर्फ ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही किए हैं, अर्बनाइजेशन को कहीं ना कहीं अचीव किया, लेकिन इसके साथ इनकी जिस तरीके से स्टांसेस रही है, राइट, इन्होंने काफी ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि पुश किया है बियॉन्ड द लिमिट, राइट। तो वो चीज दिखता है। अगेन ये सब एक कारण है। अगेन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एज वी डिस्कस्ड, हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि जिस तरीके से चाइना में बहुत लार्ज स्केल में आप ऐसा कह सकते हो चाइना हैज सीन द लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन द हिस्ट्री because hundreds of millions of people actually they migrated from rural to urban areas। और चाइना ने एक सिस्टम भी यहां पर स्टार्ट किया था जिसे हम लोग हुकू सिस्टम कहते हैं, राइट। इस सिस्टम के अंदर क्या था, दिस सिस्टम एक्चुअली what they do, they restrict the system, actually the migration actually they while initially restrictive the system, they gradually relaxed to allow control migration, facilitating the urban labor supply। तो माइग्रेशन जिस तरीके से हुआ उसने लेबर सप्लाई को कहीं ना कहीं ड्राइव दिया, एंड दैट हेल्प्ड इन द इवन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। एंड ओवरऑल द माइग्रेशन इज ड्रिवन बाय द प्रोमिसेस ऑफ हायर वेजेस
better living standards, supported by again urban jobs opportunities. Now these all work for China. ये चाइना के लिए काम किया यहाँ पर, राइट? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैटर करती हैं. तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑल्सो प्लेड अ मैसिव रोल हियर. मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंगेजमेंट. देखो एक चीज है कि जब तक आप ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाओगे नहीं, पीपल विल नॉट कम एक्चुअली, राइट? तो वो हुआ यहाँ पर. अगेन हमारे रिस्पेक्ट में अभी भी क्या देखते हैं, वी विल डिस्कस एक्चुअली कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है. अगेन हमारा जो इकोनॉमी है स्टिल इट इज मोर ड्रिवन टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइट? हमारे जो लेबर फोर्स है अभी भी वहां पर आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ में इंक्लाइंड है. दैट इज अ प्रॉब्लम. मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं है, एंड आउटपुट जो आ रहा है एग्रीकल्चर से वो उतना नहीं आ पा रहा है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. अगेन इसके अलावा यहां पर क्या है कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैपेंड. बहुत ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया. इसके अलावा क्या देखते हैं, देन अर्बनाइजेशन एज अ नेशनल प्रायोरिटी. इन्होंने अपनी ऐसे जो प्रायोरिटी थी उसको काफी अच्छे से शेप किया. उनकी जो पॉलिसीज थी, इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, इनका जो इनोवेशन था, प्रोडक्टिविटी था, ये सब कुछ दिखता है हमें, राइट? चाइना की इस मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. इट इज अ कॉर्नरस्टोन अर्बनाइजेशन, राइट? तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है. एंड ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली ड्राइव किए हैं चाइना की रैपिड अर्बन डेवलपमेंट की ओर. नाउ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि आखिर इंडिया का स्लोअर अर्बनाइजेशन क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, राइट? तो देखो जिस तरीके से पॉलिसीज रही है, एक एक करके अगर हम बात करें, सबसे पहले स्मार्ट सिटीज ले लो, राइट? स्मार्ट सिटीज़ का जो कंसेप्ट था ये 2015 में हमने देखा, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे. जिससे होगा क्या, दैट इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी के ऊपर में हम फोकस करेंगे. तो अभी फिलहाल 2015 से लेकर अभी करीब 10 साल हो गया है, लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट और जिस तरीके से वर्क होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा गैप दिखता है उस चीज़ में, राइट? अगेन इसी तरीके से 2015 में अमृत के रेस्पेक्ट में हम आया था, अमृत भारत के रेस्पेक्ट में. तो वहां पे क्या था कि इट वाज अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर सप्लाई, अगेन सीवेज सिस्टम को बेटर करने का बात था, एंड अगेन ग्रीन स्पेसेस को और भी ज़्यादा सही करना था 500 सिटीज़ के आसपास में, राइट? अर्बन प्लानिंग को और अच्छा करना था, मोबिलिटी के ऊपर फोकस करने की बात थी. अगेन इसमें भी कहीं ना कहीं हम जिस तरह का रिजल्ट देख रहे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें अभी भी शायद अचीव नहीं मिलते हुए दिखा है. देखो इन सब चीज़ का प्रॉब्लम क्या है, देखो होता क्या है कि व्हेन वी आर कमिंग अप विथ पॉलिसीज, ओके, द प्लानिंग ऑफ द पॉलिसीज आर गुड, बट व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम देयर, राइट? तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने को सही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में जब ध्यान दिया जाएगा, ओके. एंड होता क्या है कि मल्टीपल पॉलिसीज अगर हम लेकर आ रहे हैं, बट उन पॉलिसीज को अगर प्रॉपरली इन ग्राउंड अगर हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर आर प्रॉब्लम्स, राइट? ऑल्दो द वर्क आर गोइंग ऑन, काम हो रहा है, द वर्क्स आर गोइंग ऑन, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए इट कैन नॉट मैच दैट स्टैंडर्ड, ताकि हम चाइना को डायरेक्टली उस लेवल पर कंपीट कर सके. तो दिस इज द रियलिटी हियर. नाउ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड अर्बन पॉलिसीज, यस इट इज देयर. इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट हमें देखने को मिलता है. अगेन दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब इसका एग्जांपल मैं आपको देखता हूं कि कैसे. देखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया नीड टू इन्वेस्ट अराउंड $840 बिलियन इन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय 2036. तभी हम रैपिडली उस ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि अभी एवरेज 0.6% ऑफ द जीडीपी सिर्फ यूज हो रहा है इन अर्बन अट्रैक्टिवनेस, तो ये कहीं ना कहीं आपका वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहा है. दिस इज द रीजन. Again, overcrowded of slums. These are the reason because about 65.5% of the, yeah, you can say 65.5 million Indians living in the urban slums actually as of 2011 सेंसस, राइट? तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है कि अर्बन स्लम्स हमको ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, राइट? तो वो दिक्कत है, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. तो ओवरऑल ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का प्रॉब्लम दिखता है. तो अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा इस और, ठीक है? अगेन हमारा जो नेचर है, कई बार क्या होता है कि बाकी स्टेट्स के रेस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, राइट? कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारा जो पॉलिटिक्स है वो ड्राइव करता है इन सारी चीज़ों को. अगेन इसके बाद क्या है, लार्जर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. यस दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो एसेट इकोनॉमिक मॉडल है उसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा ड्राइव करता है, लेकिन जो आउटपुट रिजल्ट है वो उतना नहीं है. हालांकि आउटपुट रिजल्ट ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, and even manufacturing sector is not working that much. Regulatory and the you can say policy hurdles, these are also problems. कि कई बार हमें जिस तरीके से as such पॉलिसीज और जिस तरीके से रेगुलेटरी हर्डल्स दिखता है एज सच किसी भी रिस्पेक्ट में, तो खास करके एग्रेसिव लैंड एक्विजिशन ले लो, या एज सच हमारा जो इन्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप,
वो भी कहीं ना, हालांकि बेटर हुआ है लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ है कि जहां पर हम देखें कि बहुत रैपिड चेंजेस आ रहा है, राइट। तो ये सारा चीज़ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड जॉब क्रिएशन का दिक्कत, जॉब क्रिएट करना पड़ेगा हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, है ना। इसके लिए क्या लगेगा, लोगों को स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगेन इन्वेस्टमेंट गैप्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं उस गैप को कम करना पड़ेगा। एंड ये कब होगा, जब अपने सिटीज़, अपने खास करके उन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे अपने सिटीज़ को। इससे होगा क्या कि बाहर के जो मतलब स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि फंडिंग है, राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे एफडीआई बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ है, ये सारा फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, और ये हम चाइना से सीख सकते हैं डिस्पाइट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, जो डिफरेंसेस है। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना, स्टिल रिवैलरी है, लेकिन ऑलवेज वी नीड टू फोकस ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। So these are the things that we can learn from China. So at last I hope you understood this lecture. आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS, and at last may God bless you all.